सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट के अंदर जो डाइट वर्ड है, डाइट क्या होता है? जो भी चीज़ हम ईट करते हैं, इनटेक करते हैं, उसी को बोला जाता है डाइट। और बैलेंस डाइट क्या होती है? जहाँ पर प्रॉपर अमाउंट में सभी तरह के न्यूट्रिएंट उसमें मौजूद होते हैं, उसको बोला जाता है बैलेंस डाइट। अब यहाँ पर देखिए बैलेंस डाइट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। बैलेंस डाइट इज़ द इनटेक ऑफ दैट फूड हैविंग एडुकेट अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट। यहाँ पर एडुकेट का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स प्रॉपर अमाउंट में ईच न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट की डिफरेंट कैटेगरीज होती है, लाइक मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? वे न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमें ज़्यादा अमाउंट में नीड होती है, जिनकी ज़्यादा मात्रा में बॉडी को नीड होती है, वो होती हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? जिनकी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में नीड होती है, उनको बोला जाता है माइक्रो, यानी सूक्ष्म, यानी छोटे अमाउंट में। बेसिकली जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका वर्क क्या होता है? ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब भी हम मैक्रोन्यूट्रिएंट इनटेक करते हैं तो क्या होता है, उनसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। लेकिन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं उनकी क्या नीड होती है बॉडी को? वो हम इसीलिए इनटेक करते हैं ताकि हमारी बॉडी मेंटेन रह सके। मेंटेनेंस के लिए यूज़ होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड के सोर्स कौन से होते हैं? वो होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनकी बॉडी को लार्ज अमाउंट में नीड होती है। अब यहाँ पर देखिए, द एनर्जी फ्रॉम द फूड नरिश ईच सेल। जो ये बैलेंस डाइट होती है, एक प्रॉपर अमाउंट में जब हम फूड इनटेक करते हैं, एक एडुकेट अमाउंट में जहाँ पर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जो क्या करते हैं, बॉडी को, जो बॉडी के ईच सेल होते हैं उनको नरिश करते हैं। जो हमारे टिश्यू होते हैं या फिर जो अदर ऑर्गन्स होते हैं, उनकी नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि बैलेंस डाइट क्या होती है। जब फूड या डाइट का इनटेक एक प्रॉपर अमाउंट में, एक एडुकेट अमाउंट में, जितने भी न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो मैक्रो हो या माइक्रो हो, उनकी जो इनटेक है हम प्रॉपर अमाउंट में लेते हैं, और जिनसे क्या होगा, हमारी बॉडी के सेल्स, टिश्यू या ऑर्गन जो है उनकी नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। उसी को बोला जाता है बैलेंस डाइट। आई होप बैलेंस डाइट क्या होती है वो आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट इज, आप यहाँ पर देखिए, यू आर एग्जैक्टली वट यू ईट। इसका मतलब क्या है? जो आप खाते हो वही आप होते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जब भी आप किसी एक ओबेस पर्सन, किसी एक फैटी पर्सन को देखते हो तो आप क्या एज्यूम करते हो उससे, कि इसका जो ईटिंग हैबिट है वो बहुत ही रॉन्ग है, जिसकी वजह से इसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है ऐसा हो गया है, ठीक है। लेकिन उसी के अपोजिट अगर आप किसी फिट पर्सन को देखते हो तो आप क्या समझते हो कि इसका ईटिंग हैबिट, इसकी जो डाइट वो काफ़ी एडुकेट, काफ़ी प्रॉपर अमाउंट में है, जिसकी वजह से इसका बॉडी स्ट्रक्चर इतना परफेक्ट है। इसीलिए ये लाइन लिखी हुई है कि जैसा आप खाते हो वैसा ही आप दिखाई देते हो। अगर बैलेंस डाइट होगी तो हमारी बॉडी के सभी सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स या हमारे जो बोन्स हैं वो सभी हेल्दी रहेंगी। इसीलिए बैलेंस डाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के एलिमेंट्स के बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड इज प्रोटीन, थर्ड इज फैट्स, फोर्थ इज विटामिन्स, फिफ्थ इज मिनरल्स एंड सिक्स्थ इज वाटर। तो अब हमने प्रीवियसली क्या कवर किया है कि न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कौन सी चीज़ मैक्रो के अंदर आती है और कौन सी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आती है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आता है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर, प्रोटीन्स भी आता है मैक्रो के अंदर, और फैट भी आता है मैक्रो के अंदर। उसके बाद विटामिन्स और मिनरल्स, ये दो
क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं जो आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर, और जो वाटर है, वाटर भी आएगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर। अब आप ये कहेंगे कि मैम जो वाटर है वो तो आता है स्मॉल अमाउंट या फिर माइक्रो के अंदर, लेकिन ये आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर। याद रखिएगा, वाटर आएगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर। क्यों? बिकॉज वाटर के लिए आप ये बोलोगे कि ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्यों रखा गया है। यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट इज एनर्जी प्रोड्यूसर। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, लार्ज अमाउंट यूजेस। उनकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है बॉडी को, लार्ज अमाउंट में। और वाटर क्या है, वाटर की नीड भी हमें सबसे पहले होती है और लार्ज अमाउंट में होती है, इसीलिए इसको रखा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, 4। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स और वाटर, ये आएंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर। और मिनरल्स और विटामिन्स, ये क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, 2। ये यहाँ पर हैं एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट, या फिर हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इज द साइंस दैट डील्स विद द फूड एंड इट्स यूजेस बाय द बॉडी। फूड क्या है, जैसे कि हम कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, वाटर, इनको इनटेक करते हैं। तो क्या होता है, जब भी फूड को इनटेक करते हैं उसके अंदर क्या होता है, कंपोजिशन या फिर कंपाउंड, इनसे मिलकर बनते हैं कार्ब्स, फैट या प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें। दैट मीन्स फूड में जो कंपाउंड्स का कंपोजिशन है उसकी स्टडी, उसकी साइंस को ही बोला जाता है न्यूट्रिशंस। डील्स विद द फूड एंड द एनर्जी। अगर बात की जाए फादर ऑफ न्यूट्रिशन की, फादर कौन है न्यूट्रिशन के, वो है लेवाइजर। याद रखिएगा इस चीज़ को। फूड इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये आपकी बुक्स के अंदर लिखा होता है कि जो फूड है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, एटीपी। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, एटीपी। लेकिन एटीपी को रीजनरेट करने के लिए सोर्स क्या रहता है, फूड। तो वहाँ पर फूड की रिक्वायरमेंट होती है जिससे रीजनरेट होता है एटीपी। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, एटीपी। एटीपी को दोबारा बनाने के लिए जो फ्यूल होता है वो होता है फूड। बिकॉज जब भी आप एक्टिविटी करते हो तो क्या होगा, एटीपी रिड्यूस हो जाएगा, और उसको रीजनरेट करने के लिए फूड जो होता है वो मेन सोर्स रहता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है फूड क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट इज एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स इज मेजर इन हीट यूनिट्स कॉल्ड, जिनको बोला जाता है कैलोरी और किलो कैलोरी। जब भी फूड की एनर्जी के मेजरमेंट्स लिए जाते हैं उसे कैलोरीज या किलो कैलोरीज के अंदर मेज़र किया जाता है, और 1 किलो कैलोरी जो होती है वो इक्वल होती है 100 कैलोरीज के। तो यहाँ पर देखिएगा 1 किलो कैलोरीज के अंदर 1000 कैलोरीज होती हैं। एक चीज़ और यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि 1 कैलोरी के अंदर इक्वल होती है वो 4.2 जूल के। कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि जो 1 कैलोरीज होती है जूल के अंदर वो कितनी होती है। आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं 4.3, 4.5 या फिर 5.1 या फिर 4.2। तो आंसर रहेगा 4.2 जूल। 1 कैलोरीज इक्वल होते हैं 4 जूल के। नाउ द केमिकल इन फूड के अंदर जो केमिकल्स होते हैं which the body need for proper growth and development and provide nourishment to the body is called, उनको क्या बोला जाता है, nutrients। तो जो फूड के केमिकल्स होते हैं उन्हीं को बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो केमिकल ही तो होते हैं। जब आपकी बॉडी में केमिकल्स इनटेक किए जाते हैं, यानी सपोज कीजिए आपकी बॉडी में इनटेक कर रहे हैं आप कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये एक कंपाउंड है, यानी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मीन ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, कार्ब्स, हाइड्रोजन्स और इसके साथ साथ क्या है, ऑक्सीजन। इन 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो क्या होगा, इनके बॉन्ड से मिलकर बना है कार्बोहाइड्रेट्स।
यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो इसके साथ साथ हमें ग्लूकोज और ग्लाइकोजन की भी बात करनी पड़ेगी। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज द यूजेबल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप लिख लीजिएगा, ग्लूकोज क्या होता है? इट इज़ द यूजेबल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट इज, अगर बात की जाए ग्लाइकोजन की, ग्लाइकोजन क्या है? इट इज़ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पर आपको ग्लूकोज का मतलब समझ आ गया। अब ग्लाइकोजन का मतलब समझते हैं। दैट मीन्स जब भी आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक होता है तो वो केमिकल्स जो हैं वो टूटते हैं आपस में, राइट? उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो जैसे ही आप खाना इंटेक करते हैं या खाते हैं, अगर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो वो टूटना शुरू हो जाएगा, यानी उसमें केमिकल रिएक्शन जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप बताइएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो बॉडी के किस एरिया से ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है? तो सोचिएगा ज़रा, कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ के अंदर ही। याद रखिएगा, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कुछ इस तरह से कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका ब्रेक डाउन हमारी बॉडी के किस पार्ट से स्टार्ट होता है। तो आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं माउथ से, या हमारे स्टमक से, इंटेस्टाइन से, या हमारे पेनक्रियास से। तो आपका आंसर होगा माउथ। माउथ से ब्रेक डाउन स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है माउथ से ही। और मेटाबॉलिक प्रोसेस के स्टार्ट होने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन के लिए चाहिए एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम क्या है? आप याद रखिएगा, इस एंजाइम का नाम है अमाइलेज, या फिर इसको स्लाइवरी अमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ये अमाइलेज है ये हमारे माउथ में कहाँ प्रेजेंट होता है? याद रखिएगा, ये प्रेजेंट होता है हमारे स्लाइवा, हमारे लार के अंदर। अमाइलेज जो है एक एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन में सबसे पहला प्रोसेस होता है। क्या होता है, जैसे ही फूड हमारे माउथ में जाता है तो स्लाइवा जो है रिलीज़ होने लगता है, और जहाँ से निकलता है अमाइलेज। अमाइलेज क्या है? एक एंजाइम है, और जहाँ से फूड का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेकडाउन होता है तो वो बन जाता है ग्लूकोज। ये क्या हो जाता है? ये ग्लूकोज की फॉर्म में हो जाता है। और ग्लूकोज क्या करता है? इससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ये यूजेबल फॉर्म में होता है। इट इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, आप इसको ऐसे भी बुला सकते हो। और जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, आप सपोज कीजिए आपने फूड इनटेक किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फूड इनटेक किया, जितनी आपको रिक्वायरमेंट थी एनर्जी की उतना आपने फूड इनटेक किया, और वो ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और वो वहाँ पर ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आप ओवर कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करेंगे, यानी जितनी आपको नीड है उससे ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करेंगे, तो क्या होगा? वो आपकी बॉडी में स्टोर होना स्टार्ट कर देगा, और उस स्टोर फॉर्म को बोला जाता है ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज क्या है? यूजेबल फॉर्म है जो एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लेकिन ग्लाइकोजन क्या होता है? स्टोरेज फॉर्म में होता है। जो ग्लूकोज होता है वो अगर ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में आएगा तो वो चेंज हो जाएगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लाइकोजन क्या है? एक स्टोर फॉर्म है, यानी हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो स्टोर होने लगेगी। और हमारी बॉडी में जो स्टोरेज का फॉर्म, यानी कहाँ पर स्टोर होती है? ये दो जगह पर हमारी बॉडी में स्टोर होती है। यानी ग्लाइकोजन स्टोरेज दो जगह पर होती है हमारी बॉडी में। कहाँ पर? एक होती है मसल के अंदर और दूसरी होती है लीवर के अंदर। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर ज़्यादा अमाउंट में इनटेक किया जाता है और वो स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और ग्लाइकोजन भी दो जगह पर स्टोर होता है, ये हमारी मसल और हमारे लीवर के अंदर। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब आप ये चीज़ याद रखिएगा कि जो ग्लाइकोजन है वो मसल और लीवर के अंदर कितना अमाउंट में स्टोर हो रहा है। ये है आपके लिए डीप क्वेश्चन कि जो ग्लाइकोजन की स्टोरेज है वो मसल और लीवर के अंदर कितनी ज़्यादा स्टोर हो रही है। हमें हर चीज़ डीप में पढ़नी है, तो इसीलिए जो चीज़ें हो रही हैं उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग आप रखिएगा। तो ग्लाइकोजन जो हमारी बॉडी में दो जगह पर स्टोर हो रहा है, एक मसल के अंदर, एक लीवर के अंदर, उनकी कितनी अमाउंट रहेगी?
तो अगर कोई पर्सन 75 kg का है तो क्या होगा, मसल के अंदर ग्लाइकोजन कितना स्टोर रहेगा 75 kg के अंदर, 400 to 450 ग्राम्स ये रहेगा ग्लाइकोजन की स्टोरेज मसल के अंदर। अगर उस पर्सन का वेट रिड्यूस होगा तो क्या होगा, ग्लाइकोजन अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए लीवर की, अगर लीवर का वेट है 1.5 kg तो उसके अंदर जो ग्लाइकोजन का स्टोरेज है वो रहेगा 100 to 120 ग्राम्स। ये क्या है, ये एक एवरेज परसेंटेज है कि इतने ग्राम्स तक ये चीज़ें यहाँ पर स्टोर रहेंगी। अब नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के फंक्शंस क्या होते हैं, सप्लाई एनर्जी टू द बॉडी, बॉडी को एनर्जी सप्लाई करने का काम किसका होता है, न्यूट्रिएंट्स का। नेक्स्ट इज बिल्ड एंड रीअपेयर बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू को रिपेयर करना और उनकी ग्रोथ में हेल्प करना, ये भी काम होता है न्यूट्रिएंट्स का। नेक्स्ट इज रेगुलेट बॉडी प्रोसेस, बॉडी प्रोसेस को स्मूथली प्रोसेसिंग में लाना, ये भी काम होता है न्यूट्रिएंट्स का। जो हमारा इंटरनल प्रोसेस चलता रहता है उसको भी काफ़ी अच्छी तरह से चलाने का काम, उसको नरिश करने का काम किसका होता है, न्यूट्रिएंट्स का। नाउ हम सबसे पहले कवर करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर सबसे पहला टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में काफ़ी अच्छे से और डीपली पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स कितने हैं, उनके एग्जाम्पल्स, और इनका जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पर एंड होता है, सभी चीज़ें, और ये कौन से कंपोजिशन या कौन से कंपाउंड से मिलकर बनता है, वो सभी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। अगर जब भी एनर्जी के सोर्स की बात की जाती है तो ग्लूकोज ही एक ऐसा सोर्स है जो सबसे पहले एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम ऑल न्यूट्रिएंट्स। एंड वाई इट इज़ द मेन सोर्स, बिकॉज ये सबसे पहले एनर्जी जो है प्रोवाइड करवाता है, विच प्रोवाइड्स क्विक एनर्जी टू द बॉडी, ये बॉडी को क्विक एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, एंड नॉट स्टोर इन द बॉडी टू लॉन्ग, और ज़्यादा देर तक बॉडी में स्टोर नहीं रह सकता। अभी आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो दो फॉर्म में स्टोर होता है, एक होता है ग्लाइकोजन, एक होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, यूजेबल फॉर्म होती है, और एक होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, ये एक स्टोरेज फॉर्म होती है। तो स्टोर कहाँ पर होता है, ग्लाइकोजन में, और ग्लूकोज क्या है, ये यूजेबल फॉर्म है, यानी एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। ये ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रह सकता, बिकॉज जब भी हम एक्टिविटी करेंगे तो उस एक्टिविटी के लिए हमें नीड होगी एनर्जी की। तो एनर्जी कहाँ से आएगी, इस कार्बोहाइड्रेट्स का जो ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स का जो ब्रेकडाउन हुआ है उसके ग्लूकोज से आएगी एनर्जी, और जो स्टोर एनर्जी ग्लाइकोजन के रूप में प्रेजेंट है वो भी हम यूज़ कर लेते हैं जब हम उस ग्लाइकोजन यानी जो स्टोर एनर्जी है उसको भी हम यूज़ कर लेते हैं जब ग्लूकोज में एनर्जी ख़त्म हो जाती है। जब हमारी बॉडी ज़्यादा एनर्जी की डिमांड करती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ग्लूकोज है वहाँ की एनर्जी के साथ साथ जो ग्लाइकोजन की स्टोर्ड एनर्जी है उसको भी यूज़ कर लेती है। नेक्स्ट इज इसका जो कंपोनेंट है ये कौन से कंपाउंड से मिलकर बनता है, ये मिलकर बनता है सबसे पहले कार्बन, फिर है हाइड्रोजन, एंड थर्ड इज ऑक्सीजन। इन तीनों को याद रखिएगा, इनसे मिलकर ये बनता है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मूला की। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुका है, तो जनरली फॉर्मूला की बात की जाए तो आप लिख लीजिएगा CH2O, ये फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। और फॉर एग्जांपल इसको ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो या फिर अगर इसके अंदर अदर बॉन्ड्स ऐड हो जाएं, फॉर एग्जांपल C6H12 और O6, तो अगर कोई भी वर्डिंग आपको एग्ज़ाम में लिखी दिखे तो आपको क्या करना है, जो हमेशा H की पावर या H की फॉर्म होगी वो हमेशा डबल होगी इन दोनों से। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये इस फॉर्मूले का याद करने का ट्रिक है। जो H का जो पावर है, जो बॉन्ड है, वो ज़्यादा होगी हमेशा कार्बन से और ऑक्सीजन से। ये है क्या, कंपाउंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कुछ इन तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट इज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड सेकेंड इज
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अगर बात की जाए सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की, उसके अंदर आता है मोनोसेचराइड्स, और अगर बात की जाए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की, उसके अंदर आती हैं दो चीज़ें। फर्स्ट इज़ डाइसेचराइड एंड सेकेंड इज़ पॉलीसेचराइड। सो अब यहाँ पर समझिए, जो फर्स्ट था सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है, मोनोसेचराइड्स। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है जहाँ पर सिर्फ एक चीज़ प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स कार्ब हैं वो मिलकर बनते हैं डाइसेचराइड या फिर पॉलीसेचराइड से। डाई मीन्स जहाँ पर दो चीज़ें शामिल हो, और पॉली मीन्स जहाँ दो से ज़्यादा चीज़ें प्रेजेंट हो, उनको बोला जाता है पॉलीसेचराइड। सो आप इनके नाम से एक बार अंडरस्टैंड कीजिए कि जो सिंपल कार्ब्स यानी जो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जिनको ब्रेक डाउन में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, जो सिर्फ डायरेक्ट ही ब्रेक डाउन हो रही हैं। यहाँ पर एग्जांपल समझिए, जैसे ग्लूकोज, शुगर, पोटैटोज, कैरेट, मिल्क प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें आती हैं सिंपल कार्ब्स के अंदर। और उसी तरह से जो डाइसेचराइड्स हैं, डाई मतलब जो दो बार ब्रेक डाउन होंगी चीज़ें, उनके यहाँ पर क्या आएगा, डाइसेचराइड्स, और जो है कॉम्प्लेक्स कार्ब। और उसके बाद पॉलीसेचराइड क्या है, जिनको ब्रेक डाउन होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, वो आते हैं पॉलीसेचराइड्स के अंदर। सो अब आप यहाँ पर देखिए मोनोसेचराइड के बारे में क्या लिखा हुआ है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम है मोनोसेचराइड्स, या फिर जो मोनोसेचराइड्स हैं वो हैं सिंपल कार्ब्स। अब क्या होता है इसके अंदर, दीज आर सिंपल शुगर्स। ये क्या है, सिंपल शुगर्स होती हैं, यूज टू प्रोवाइड क्विक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है, ये बहुत जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करवाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज एंड शुगर्स, और ग्लूकोज और शुगर्स के अंदर क्या, पोटैटोज, कैरेट या मिल्क प्रोडक्ट, ये सोर्स ऑफ एनर्जी के क्विकली और फास्टली सोर्स होते हैं। यानी जो मोनोसेचराइड है वो कैसे मिलकर बनता है, यहाँ पर देखिएगा, ये कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ एक बॉन्ड होता है, और जो बहुत ही जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है। इसी की वजह से ये हमें क्विक क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। सबसे पहले एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वहाँ से, यानी मोनोसेचराइड से। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब के बारे में। कॉम्प्लेक्स मीन्स जिनको टूटने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल कार्ब्स। अब यहाँ पर देखिए, पहले है डाइसेचराइड्स। डाई मीन्स जहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड हैं। डाई मीन्स टू, जहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में टू बॉन्ड्स होते हैं, जिनको ब्रेक डाउन होने में डबल टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल कार्ब्स के। तो अब यहाँ पर देखिए, देयर एनर्जी कंटेंट इज़ मोर देन सिंपल शुगर बट रिलीज एनर्जी वेरी स्लोली। यहाँ पर एनर्जी तो ज़्यादा मिलेगी, लेकिन एनर्जी का जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा स्लो हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू सिंपल कार्ब्स। नेक्स्ट इज़ पॉलीसेचराइड्स। पॉली मीन्स जहाँ पर बॉन्ड टू से ज़्यादा होंगे, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में दो से ज़्यादा बॉन्ड्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, देयर एनर्जी कंटेंट इज़ मोर देन डाइसेचराइड्स। यहाँ पर एनर्जी डाइसेचराइड से भी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन इनको ब्रेक डाउन होने में टाइम लगेगा, यानी ये एनर्जी काफ़ी लंबे टाइम के लिए देंगे और एनर्जी मिलने में भी टाइम लगेगा। ये हैं, दीज आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कौन से, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं। नेक्स्ट इज़ एग्जाम्पल्स। यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। सबसे पहले मोनोसेचराइड्स। मोनो क्या थे, जो वन बॉन्ड से मिलकर बने थे, जो जल्दी ब्रेक डाउन होते हैं और एनर्जी देते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी जो होती है वो थोड़े कम टाइम के लिए होती है एज़ कम्पेयर टू डाइसेचराइड्स और पॉलीसेचराइड। तो अब यहाँ पर देखिए मोनोसेचराइड्स। मोनोसेचराइड्स के अंदर ये तीन चीज़ें आती हैं। फर्स्ट इज़ ग्लूकोज, सेकेंड इज़ ग्लैक्टोज एंड थर्ड इज़ फ्रक्टोज। सो अब ये होते क्या हैं, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दिया जाएगा कि ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज का क्या काम होता है और ये होते क्या हैं। सो अब यहाँ पर देखिए, मोनोसेचराइड्स अदर देन ग्लूकोज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन द बॉडी। यानी यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो ही एक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जो बाकी के मोनोसेचराइड्स होते हैं उनका इतना इम्पोर्टेंट या उनका इतना बॉडी में रोल नहीं होता।
नेक्स्ट इज डाइसेचराइड। डाई मीन्स जहाँ पर 2 बॉन्ड से वो मिलकर बनता है, 2 बॉन्ड से मिलकर जो बनते हैं वो होते हैं डाइसेचराइड्स। और ये क्या करते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं एनर्जी देने में एज़ कम्पेयर टू मोनोसेचराइड्स। अब इसके अंदर आते क्या क्या हैं ये देखिए, सुक्रोज, ग्लैक्टोज और माल्टोज, ब्रेड, सीरियल्स, होल पल्स। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, इसको आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, डाइसेचराइड फर्स्ट स्प्लिट इनटू सिंपल शुगर। स्प्लिट मीन्स उनका डाइजेशन कहाँ हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ये स्प्लिट इनटू सिंपल शुगर इन इंटेस्टाइन टू एंटर इन ब्लड स्ट्रीम। ये क्या है, ये ब्रेक डाउन होते हैं, इनका डाइजेशन होता है कहाँ पर, इंटेस्टाइन के अंदर। और ये पहले टूटते हैं सिंपल शुगर के अंदर, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं या कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं जो पहले ब्रेक डाउन होते हैं सिंपल शुगर के अंदर इन इंटेस्टाइन में टू एंटर इन ब्लड स्ट्रीम। अभी हमने कवर किया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ के अंदर से। लेकिन क्या होता है, जितना कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स होता जाता है उतना ही उसका डाइजेशन प्रोसेस जो है लंबे टाइम तक चल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर सिंपल कार्ब्स हैं तो उनका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है माउथ के अंदर से, और अगर कार्ब्स जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब हैं उनका डाइजेशन एंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि जो डाइसेचराइड्स और जो पॉलीसेचराइड्स हैं उनका डाइजेशन एंड होता है कहाँ पर, यानी उनको ब्रेक डाउन होने में टाइम लगता है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेस्ट होते हैं। यानी वो हमें एनर्जी कब देते हैं, थोड़े से देर में या लेट एनर्जी देते हैं, और जो माउथ में ब्रेक डाउन होता है वो जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीसेचराइड्स। पॉलीसेचराइड्स के अंदर क्या चीज़ें आएंगी, नेक्स्ट इज पॉलीसेचराइड्स के एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे। यहाँ पर आएंगे स्टार्च, ग्लाइकोजन, या फिर डेक्स्ट्रीन, या फिर डाइट्री फाइबर्स। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि कौन सी चीज़ें कौन सी कैटेगरीज के अंदर आती हैं। जैसे मोनोसेचराइड्स के अंदर क्या आते हैं, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज। और जो डाइसेचराइड्स हैं उनके अंदर क्या आते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। और जो पॉलीसेचराइड्स होते हैं उनके अंदर आते हैं क्या, अभी पढ़ा है हमने, स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रीन या फिर डाइट्री फाइबर्स। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम्स में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डाइसेचराइड्स। जितने भी आपको वो दिए होंगे ऑप्शंस, उनमें से आपको डाइसेचराइड्स का एग्जाम्पल वहाँ से फाइंड आउट करना है। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक वर्ड है डेक्स्ट्रीन। क्या आपको पता है डेक्स्ट्रीन क्या होता है? डेक्स्ट्रीन होता है शुगर पाउडर, जिसको हिंदी में बूरा बोला जाता है। ये क्या होता है? ये होता है शुगर पाउडर। नेक्स्ट इज, अगर बात की जाए सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की, कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स, वेयर एज कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या है, कंटेन विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पर भी फाइबर की बात आएगी, फाइबर आएगा हमेशा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में। तो हमारी बॉडी को जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वहाँ पर विटामिन्स और मिनरल्स भी हम इंटेक करते हैं, जिनका डाइजेशन प्रोसेस जल्दी होता है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो विटामिन मिनरल्स के साथ साथ वहाँ पर फाइबर्स भी ऐड ऑन कर दिए गए हैं, यानी जिनका डाइजेशन प्रोसेस स्लो होता है और वो काफ़ी देर में जाकर पचते हैं, यानी उनका डाइजेशन होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज, हमने अभी सुक्रोज की बात की थी कि सुक्रोज क्या होता है। सुक्रोज जो है वो क्या है, एक तरह का सिंपल शुगर है और ये मिलकर बनता है फ्रक्टोज और ग्लूकोज से। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जैसे माल्टोज है, लैक्टोज है, ये किस चीज़ से मिलकर बनते हैं? सुक्रोज जो है वो मिलकर बनता है फ्रक्टोज और ग्लूकोज से। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज माल्टोज। माल्टोज इज द कंपाउंड ऑफ ग्लूकोज और ग्लूकोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है माल्टोज। नेक्स्ट इज लैक्टोज। लैक्टोज मिलकर बनता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से। इन तीनों को आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। अब ये सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज या ये फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ये है क्या? सबसे पहले सुक्रोज जो है वो मिलकर बनता है फ्रक्टोज और ग्लूकोज से। अब ये जो फ्रक्टोज है ये है क्या? फ्रक्टोज क्या है? ये है
फ्रूट शुगर, ये फ्रैक्टोज क्या है, एक फ्रूट शुगर है। नेक्स्ट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज आपको पता ही है। नेक्स्ट इज लैक्टोज, जो है ये मिलकर बनता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से। ग्लैक्टोज क्या है, मिल्क शुगर को बोला जाता है ग्लैक्टोज। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि ग्लैक्टोज क्या है, मिल्क शुगर, और फ्रैक्टोज क्या है, फ्रैक्टोज है फ्रूट शुगर। सो इतना आपको क्लियर हो गया है। बेसिकली जो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज हैं, ये क्या हैं, ये डाइसेचराइड्स हैं। ये ब्रेक डाउन होते हैं सिंपल शुगर के अंदर, तब जाकर ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और ये ब्रेक कैसे होते हैं, ये ब्रेक होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स की वजह से। किसी ने पूछा था कि मैम जो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज हैं, इनके खुद के एंजाइम्स होते हैं क्या? यस, इनके एंजाइम जो हैं ये अलग अलग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख लीजिएगा, सुक्रोज का जब ब्रेक डाउन होता है तो उसके अंदर एंजाइम यूज़ होता है सुक्रेज। आप लिख लीजिएगा, सुक्रोज का एंजाइम क्या है, सुक्रेज। माल्टोज का एंजाइम क्या है, माल्टेज। और लैक्टोज का एंजाइम क्या है, लैक्टेज। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इनके ब्रेकडाउन के लिए भी डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स की नीड होती है, तब जाकर ये सिंपल शुगर यूनिट में ब्रेक डाउन होते हैं। सो अब हम इन तीनों को रिवाइज कर लेते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ये क्या है, एक बार देख लेते हैं। ये थे डाइसेचराइड्स, यानी जो दो सिंपल यूनिट से मिलकर बनते हैं, यानी जो दो सिंपल शुगर से मिलकर बनते हैं, जिनको डाइसेचराइड के नाम से जाना जाता है। सुक्रोज के ब्रेकडाउन के लिए नीड होती है सुक्रेज की, माल्टोज के ब्रेकडाउन के लिए नीड होती है माल्टेज की, और लैक्टोज के ब्रेकडाउन के लिए नीड होती है लैक्टेज की। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और इसके साथ साथ क्या याद रखना है, सुक्रोज का ब्रेकडाउन होता है फ्रैक्टोज, जो क्या है, एक फ्रूट शुगर है, प्लस ग्लूकोज के साथ। और माल्टोज का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के साथ। और लैक्टोज का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के साथ। ग्लैक्टोज क्या है, ये है मिल्क शुगर। सो इसके बाद सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, ये हमारी बॉडी की टोटल कैलोरीज में से 55 to 60% रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं और सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें इनकी इनटेक लेनी पड़ती है। नेक्स्ट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स लास्ट अप टू 90 मिनट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में रहते हैं 90 मिनट तक, 90 मिनट तक ये ग्लूकोज की फॉर्म में रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये कन्वर्ट होते हैं ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन क्या है, एक स्टोर्ड फॉर्म है, यानी 90 मिनट के बाद ये हमारी बॉडी में स्टोर होने लग जाते हैं। और जब हमें कभी एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड होती है तो ग्लाइकोजन से हम एनर्जी ले लेते हैं। सो नेक्स्ट इज़ क्या होता है, अगर हम एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं और किसी तरह की एनर्जी का यूज़ नहीं करते, तो वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में। फैट में कहाँ पर, लीवर और एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या है, ये हमारे फैट सेल्स होते हैं, यानी जहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी पर फैट जमा होने लगता है, उसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। जो हमारे फैट टिश्यू होते हैं, वहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट जो है वो जमना स्टार्ट कर देता है या स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हमने इनटेक किया कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन हुआ किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, जहाँ से हमें एनर्जी मिली। देन उसके बाद अगर एनर्जी जो है वो हम यूज़ नहीं करते तो ग्लूकोज चेंज हो जाता है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन क्या है, स्टोर्ड फॉर्म, स्टोर हो जाता है। और उसके बाद अगर हम ग्लाइकोजन को भी नहीं यूज़ करते तो वो ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है, यानी जो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन बनेगा वो चेंज हो जाता है फैट की फॉर्म में, स्टोर्ड एज फैट। तो और फैट कहाँ स्टोर होगा, ये होगा एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में। नेक्स्ट इज 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज इक्वल 4 कैलोरीज। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलती है 4 कैलोरी। और अगर स्पेसिफिक की बात करें तो वो रहेगी 4.1 कैलोरीज। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज कंजप्शन ऑफ एक्सेस शुगर प्रियर टू एक्सरसाइज रिड्यूस परफॉर्मेंस। क्या होता है, अगर आप अपने किसी भी इवेंट, किसी भी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से पहले ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक कर लेते हैं तो क्या होगा, उससे आपकी परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा, जिससे आपकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगी। बिकॉज क्या होगा,
जब भी आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक करेंगे और वो होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो हमारी बॉडी जो स्टोर्ड एनर्जी हम यूज़ करने वाले थे अपने कंपटीशन के लिए, वो यूज़ करने लग जाएगी उस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए। इसीलिए कंपटीशन से पहले हमेशा यूज़ किया जाता है सिंपल शुगर को। सिंपल शुगर के अंदर क्या आता है? उसके अंदर आएगा जो आपके इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर्स होते हैं, लाइक ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, या फिर एक और क्या होता है, वो होता है ग्लैक्टोज। नेक्स्ट इज 90% ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर इन लीवर। जो 90% ग्लाइकोजन है वो स्टोर होता है लीवर के अंदर, और बाकी कहाँ होता है? बाकी होता है मसल के अंदर। आपको पता है अच्छे से कि 2 साइड्स होती हैं ग्लाइकोजन को स्टोर करने की, फर्स्ट इज मसल एंड सेकेंड इज लीवर। लीवर के अंदर कितना स्टोर होता है? 19%। नेक्स्ट इज पेनक्रियाज डिटेक्ट्स फर्स्ट एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन द बॉडी। क्या रहता है? जो पेनक्रियाज होता है वो बॉडी से एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो डिडक्ट करता है। डिडक्ट क्यों करता है? बिकॉज पेनक्रियाज क्या होते हैं आपको अच्छे से पता है। पेनक्रियाज हार्मोन भी है और पेनक्रियाज ग्लैंड भी है, और पेनक्रियाज से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपको अच्छे से पता है वो 2 हार्मोन क्या है। फर्स्ट इज इंसुलिन एंड सेकेंड इज ग्लूकागन। अब अगर बात की जाए इंसुलिन की फंक्शनिंग की, तो इंसुलिन का मेन काम क्या होता है? शुगर लेवल को रिड्यूस करना, यानी ग्लूकोज को रिड्यूस करना। यानी ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको रिड्यूस करने का काम किसका होता है? इंसुलिन का। अब यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या होता है? टू रिड्यूस द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। और उसी के अपोजिट जो पेनक्रियाज से हार्मोन रिलीज होता है ग्लूकागन, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है ग्लूकोज के लेवल को अप करना, यानी बढ़ाना। ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम किसका है? ग्लूकागन का। और इंसुलिन क्या करेगा? वो करेगा ग्लूकोज के लेवल को रिड्यूस। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और ये क्या है? ये 2 हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं पेनक्रियाज से, और इसीलिए पेनक्रियास क्या करता है? इसका फर्स्ट काम होता है जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको बॉडी से रिड्यूस करता है। नेक्स्ट इज लीवर कन्वर्ट्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज और एनर्जी कंपोनेंट्स इनटू फैट। क्या होता है? जब लीवर के अंदर ग्लूकोज को हम यूज़ नहीं करते और वो स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, देन वो कन्वर्ट होता है फैट के अंदर या एडिपोज टिश्यू में। जब हम एनर्जी लेते हैं पहले ग्लूकोज से, ग्लूकोज की एनर्जी ख़त्म होने के बाद एनर्जी ली जाती है स्टोर एनर्जी जो होती है ग्लाइकोजन से। देन अगर एनर्जी ग्लाइकोजन से भी ख़त्म हो जाती है, नेक्स्ट हमारी बॉडी डिपेंड होती है फैट पर। फैट ब्रेक डाउन होगा, फिर हमें एनर्जी मिलेगी। बेसिकली नेक्स्ट इज़ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। डेली कितनी हमें कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू USDA, USDA क्या है? US मीन्स यूनाइटेड स्टेट, DA क्या है? डेली अलाउंसेस। इनके अकॉर्डिंग 2005 में इन्होंने एक डाटा दिया था, जो डाटा आज भी क्या है? सफिशेंट है। तो इनके अकॉर्डिंग पर डे किसी भी पर्सन को 130 ग्राम्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट इंटेक करना चाहिए, यानी जो कैलोरीज होंगी वो मिलेंगी 130 ग्राम। इतनी हमें कार्बोहाइड्रेट की इंटेक करनी चाहिए, यानी टोटल कैलोरीज का 45 to 65%। इनसे या फिर 130 ग्राम जो है उससे कम हमें इंटेक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट फॉर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लिए कितनी कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट जो है वो बॉडी को चाहिए होती है? फर्स्ट इज जर्नल ट्रेनिंग। जर्नल ट्रेनिंग के लिए कितने कार्ब्स खाने चाहिए? 5 to 7 ग्राम्स kg। जो जर्नल ट्रेनिंग होती है वो क्या है? जहाँ पर ना तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी ना वॉल्यूम ज़्यादा होगी, ये है नॉर्मल या जर्नल ट्रेनिंग। इसके अंदर किसी भी पर्सन को अपनी बॉडी वेट के हिसाब से 5 से 7 ग्राम ऑफ कार्ब्स पर kg, यानी उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 5 to 7 ग्राम इंटेक करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एंडोरेंस ट्रेनिंग, यानी जो एंडोरेंस की ट्रेनिंग्स लेते हैं, यानी जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं, उनके लिए अब यहाँ पर अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगी। अमाउंट कितनी रहेगी? 7 to 10 ग्राम्स पर kg, यानी वेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद अल्ट्रा एंडोरेंस ट्रेनिंग। अल्ट्रा मीन्स क्या है? एक्सट्रीम एंडोरेंस, जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रॉस कंट्री रेसेस होती हैं, क्रॉस कंट्री रनिंग्स होती हैं, उनके लिए इसकी कितनी रहेगी?
11 ग्राम्स पर केजी वेट के अकॉर्डिंग 11 ग्राम रहेगी। सो ये है एक प्रोसेस या फिर ये ट्रेनिंग शेड्यूल जिसके अकॉर्डिंग हमें कार्बोहाइड्रेट की इनटेक करनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ नोट। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है या नोट है, इसको आप याद रखिएगा बिकॉज एग्जाम्स के अंदर ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या है। हाइपो क्या होता है? एक नॉर्मल सिचुएशन या नॉर्मल कंडीशन से कम जो चीज़ें होती हैं। सो हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? लैक ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की कमी की कंडीशन को बोला जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। लैक ऑफ ग्लूकोज इन बॉडी 60% मिलीग्राम्स पर 100 मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड। नेक्स्ट इज हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्लड प्रेशर होता है, हाइपर ब्लड प्रेशर क्या है या हाइपर टेंशन क्या होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज़्यादा हाइपर। तो अब यहाँ पर हाइपर क्या है? हाइपर ग्लाइसीमिया का मतलब होता है ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना, यानी 170 मिलीग्राम से लेकर पर 100 मिलीलीटर तक ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना। नेक्स्ट इज हाइपोलिपिडीमिया। हाइपोलिपिडीमिया क्या होता है? हाइपो मीन्स रिलेटेड टू किसी चीज़ का कम होना, और लिपिड्स क्या होते हैं? यहाँ पर देखिए लिपिड्स का मतलब होता है फैट, कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड। ये हैं लिपिड्स के अदर नेम्स। तो हाइपोलिपिडीमिया के अंदर क्या रहेगा? डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ लिपिड, जहाँ पर लिपिड्स का अमाउंट कम रहता है, और लिपोप्रोटीन इन द बॉडी। उसके बाद हाइपरलिपिडीमिया। हाइपर मीन्स किसी चीज़ का ज़्यादा होना, यानी लिपिड्स का यहाँ पर ज़्यादा होना। एलिवेटेड अमाउंट ऑफ लिपिड, सो जहाँ पर लिपिड का अमाउंट बढ़ जाता है। ये 4 टर्म्स आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। नाउ नेक्स्ट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पर नोट के अंदर आप देखिएगा, लो कार्ब्स food could be high in calories and high carbs food could be low in calories. तो what about the calories? Calories क्या होती हैं? Calories is the energy. तो कैलोरीज क्या है? बेसिकली ये होती हैं एनर्जी। जब भी 1 ग्राम्स कार्ब्स में कितनी एनर्जी रिलीज होती है? अभी आपको प्रीवियसली बताया था कि अगर 1 ग्राम हम कार्ब को ईट करते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, वो मिलती है 4.0 या फिर 4.1 किलो कैलोरीज। सो जो ये एनर्जी रिलीज़ होती है कार्ब्स के ब्रेकडाउन से, दैट मीन्स 4.0 या फिर 4.01, ये क्या है? ये 2 तरह से रिलीज़ होती है। नंबर फर्स्ट इज़ द एनर्जी इट कुड हैव हाई ग्लूकोज एंड लो ग्लूकोज। ये 2 तरीके से रिलीज़ होती है, या तो हाई ग्लूकोज के साथ या फिर लो ग्लूकोज के साथ। सो बेसिकली एनर्जी के अंदर क्या होगा? ग्लूकोज का अमाउंट हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। अब ये चीज़ें कौन बताएगा? इन्हीं चीज़ों के लिए होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। सो बेसिकली अगर फूड की कोई भी कैटेगरी है, बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? इट डिटरमाइंस हाउ रैपिडली अ पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट फूड में राइज फूड ग्लूकोज, यानी फूड ग्लूकोज को वो कैसे राइज कर रहा है। दैट मीन्स जब भी हम कोई चीज़ इंटेक करते हैं, कार्ब्स इंटेक करते हैं, तो किस तरह से फूड की वजह से ग्लूकोज बॉडी में एकदम से ऊपर जा रहा है, वो बताता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब भी हम फूड खाते हैं और उसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल एकदम से हाई हो रहा है, उस चीज़ को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स? ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स ओवर 2 आवर्स टू 50 grams of test food and divided by blood glucose response over 2 hours of glucose और bread। अब यहाँ पर समझिएगा, अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स आता है आपका हाई, तो वो चीज़ रहेगी आपकी बॉडी के लिए रॉन्ग, बिकॉज जो फूड प्रोडक्ट आपकी बॉडी में एकदम से ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देते हैं, वो क्या करेंगे? आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए जिन प्रोडक्ट्स, जिन कार्बोहाइड्रेट्स फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो रहेगा, वही आपके लिए सूटेबल रहेंगे। सो अब इस फॉर्मूले को समझिए।
जैसे ये जो डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है ब्रेड, ग्लूकोज और ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो काफ़ी हाई यानी सबसे ही हाई रहता है, इसीलिए नॉर्म्स के अंदर रख लिया गया है ब्रेड को। तो अब ऊपर हमें क्या टर्म लेनी है, किस तरह का फूड लेना है, हमें लेना है फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी फूड ले लेते हैं लाइक फ्रूट। तो फ्रूट का जो 2 आवर के बाद बॉडी रिस्पॉन्स करेगी उस चीज़ की मेज़रमेंट यहाँ पर ले ली गई है। देन 2 आवर के बाद ब्रेड इनटेक के बाद ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना बढ़ता है वो यहाँ पर ले लिया जाता है। सो ये है फॉर्मूला ग्लाइसेमिक इंडेक्स का। नेक्स्ट इज अब क्या है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड क्या है, लोड क्या होती है, वॉल्यूम। तो क्या रहता है, वॉल्यूम क्या है, जब वो फूड हम इनटेक करते हैं यानी ग्लूकोज लेवल हाई होगा या फिर लो होगा, वो फूड हम इनटेक करते हैं तो बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं वो आता है ग्लाइसेमिक लोड के अंदर। सो इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है GI। GI क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड का क्या है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अब क्या होगा, अब GI मल्टीप्लाई CHO। CHO क्या है, कार्बोहाइड्रेट, और डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला रहेगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, तो आप याद रखिएगा। सो ये फॉर्मूला है ग्लाइसेमिक लोड का जिसके अंदर GI मल्टीप्लाई CHO और डिवाइडेड बाय 100। आप यहाँ पर बस याद रखिएगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है और ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, प्रोडक्ट के अंदर कितना ग्लूकोज लेवल है उस चीज़ को मेज़र करता है, और ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है, उस फूड प्रोडक्ट को खाने की वजह से बॉडी पर क्या रिएक्शंस या फिर बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स करती है। ये थे ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। सो अब आपको क्या करना है, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट को याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज जो हैं वो क्या रहते हैं। तो ये जो है जितने भी रूट या क्रॉप के फूड्स होते हैं यानी फसलें, दाल, चावल, इन चीज़ों से काफ़ी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट जो है पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हम कवर करेंगे प्रोटीन या फिर फैट को, जो भी आते हैं आपके, जो कहाँ पर आते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर। आई होप कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर आपके क्लियर हो चुके हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक है ये आपका सफिशेंट रहेगा सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं।